हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन 5 टू सेक्शन 11A पार्ट 3 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको करवाई थी हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, एंड पार्ट 2 में सेक्शन 1 टू 4। और अब हम इसी एक्ट को आगे लेके चलेंगे सेक्शन 5 से। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखो, और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना एंड लाइक करना, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 5A से। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ये ऐप फिनिश होगा मैं आपके सारे सेक्शन सीरियल वाइज एक बार रिवाइज करवा दूंगी विद इन 5 to 10 मिनट, ताकि आपको सेक्शन लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करना। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 5A, कंटिन्यूस ऑफ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इन सर्टेन केसेस। कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की जो पेमेंट होती है वो सर्टेन केसेस में कैसे मिलती है, ठीक है। एवरी वुमन एंटाइटल्ड टू द पार्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर हर वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिलता है, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट to the factory or other establishment in which she is employed continue to be entitled, she becomes qualified to claim maternity benefit under section 50 of that act। इसमें ये कहा गया है कि हर लेडी को बेनिफिट एक्ट मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है, ये कहा गया है जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर ईएसआई एप्लीकेबल है, ठीक है, ईएसआई एप्लीकेबल है किसी फैक्ट्री में या अदर एस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पर जो मैटरनिटी बेनिफिट होगा ना वो आपको ईएसआई के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अगर जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, फैक्ट्री है या कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर अगर मैटरनिटी बेनिफिट ईएसआई एप्लीकेबल है तो जो मैटरनिटी बेनिफिट होगा वो ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है। और until she become qualified to claim maternity benefit act सेक्शन 50। और अगर कोई वुमेन ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ले रही है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ले रही है, तो उसे ईएसआई के अकॉर्डिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। और इसमें यह कहा गया है कि ये वाली लाइन जो है बेनिफिट अंडर क्लेम सेक्शन 15, इसमें यह कहा गया है कि ईएसआई का जो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग बेनिफिट तो मिलते रहते हैं, लेकिन अगर वो ईएसआई में एलिजिबल नहीं है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। अब इसकी समरी मैं बता देती हूँ। मैटरनिटी बेनिफिट या तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मिलेगा या फिर ईएसआई में, दोनों में से वो किसी एक से ही बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे अंडर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग एलिजिबल होना पड़ेगा और क्लेम करना होगा। आई होप आपको सेक्शन 5A समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन 5B, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। अब पहले सेक्शन में हमें बताया था कि वो कंटिन्यू कैसे करेगी अपना पेमेंट, कैसे एलिजिबल होगी, कैसे अंडर सेक्शन 50 में। अब यहाँ पे बताया जाएगा कि वो उसको पेमेंट कैसे मिलेगा, सर्टेन केसेस में कैसे मिलेगा। तो चलो हम आगे देखते हैं सेक्शन 5B। इफ हु इज एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, इन ए फैक्ट्री or establishment to which the provision of employee स्टेट इंश्योरेंस अप्लाई। देखो, अगर कोई फैक्ट्री है वहाँ जहाँ ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है तो उसे ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। नंबर बी में क्या कह रहा है ये, हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग रेम्युनरेशन फॉर ओवर टाइम, उसकी जो मंथली वेजेज है ना उसमें ओवर टाइम हटा दिया जाएगा, ठीक है, ओवर टाइम हटा दिया जाएगा, ओवर टाइम हमें इंक्लूड नहीं करना। फॉर ए मंथ एक्सीड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब क्लोज बी ऑफ क्लोज 9 ऑफ सेक्शन 2 दैट एक्ट। तो ये कह रहा है कि जो मंथली वेजेज है ना उसमें से ओवर टाइम हटाकर जो अमाउंट ज़्यादा है, जो कि सेक्शन 2(9)(b) से ज़्यादा है, तो वो एलिजिबल होगी। मतलब एक फैक्ट्री है, देखो एक फैक्ट्री है वहाँ पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वुमेन की सैलरी ज़्यादा है, तो ईएसआई में वो
बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ईएसआई में बेनिफिट क्लेम करने के लिए उसकी लिमिट क्या है, 21,000। ठीक है, तो उसे जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो मिलेगा अंडर मैटरनिटी बेनिफिट के अकॉर्डिंग, ईएसआई में नहीं मिलेगा। पॉइंट भी आपको समझ में आया। और इसमें उसका ओवर टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओवर टाइम हटाया जाएगा। 5A और 5B में आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। 5A में कहा गया है मैटरनिटी बेनिफिट या तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मिलेगा या ईएसआई एक्ट में मिलेगा, दोनों में वो बेनिफिट नहीं ले सकती, और उसे बेनिफिट लेने के लिए सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग क्लेम करना होगा। 5B में कहा गया है कि अगर किसी फैक्ट्री में वो काम करती है जहाँ पर ईएसआई एप्लीकेबल है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 21,000 से ज़्यादा है, तो वो मैटरनिटी ईएसआई में मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएगी। फिर उसे जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा वो अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ईएसआई के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ईएसआई की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसकी एलिजिबिलिटी होती है 21,000। ठीक है, और नंबर सी, हु फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, ये 21,000 वाली लिमिट उसे पूरी करनी होगी अगर उसे ईएसआई से चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसे फुलफिल होना होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 6, नोटिस फॉर क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट। अब मैटरनिटी बेनिफिट के लिए उसे क्लेम देना, नोटिस देना होगा क्लेम करने के लिए, वो कैसे देगी। ठीक है, उसकी डेट क्या होगी, 19 अप्रैल। 30 मई को उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, और 30 मई से 6 वीक पहले की डेट क्या होगी, 19 अप्रैल। और वो 19 अप्रैल से बोल रही है, 19 अप्रैल से पहले क्या आएगा, 1 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके या 15 अप्रैल तक मान लो। वो बोल रही है कि 1 अप्रैल से पहले मुझे 1 से छुट्टी चाहिए, 10 से छुट्टी चाहिए, या 11 से छुट्टी चाहिए, 12 से छुट्टी चाहिए। तो इस केस में वो इन डेट पे छुट्टी नहीं ले सकती, उसे छुट्टी 19 अप्रैल से ही मिलेगी। इस पॉइंट में ये कहा गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। हम्म अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन करना, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है ये। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि किसी की वुमेन की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जैसे 30 मई है, 30 मई से पहले 6 हफ्ते पहले पड़ेगा 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल से पहले वो छुट्टी नहीं ले सकती। ठीक है, क्योंकि 6 वीक पहले ले सकते हैं ना। अब वो ये कहे कि मेरे को 1 अप्रैल से चाहिए, 10 अप्रैल से चाहिए, तो वो छुट्टी नहीं ले पाएगी। इसी में ये कहा गया है कि सी विल बी अपसेंट फ्रॉम वर्क, वो अपसेंट जब होगी नॉट बीइंग ए डेट अर्लियर देन 6 वीक, 6 वीक से पहले की डेट पे वो छुट्टी नहीं ले सकती, और ना ही एम्प्लॉयर को देगा उसे छुट्टी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, एनी वुमन ही हैज नॉट गिवन द नोटिस व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट मे गिव सच नोटिस एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और वो नोटिस देना भूल गई है, तो उस वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिलीवरी के इमीडिएटली, मतलब जैसे उसकी डिलीवरी हो गई उसके एज सुन एज पॉसिबल वो एम्प्लॉयर को नोटिस दे दे कि मेरी डिलीवरी हो गई है, लेकिन उसके लिए उसे क्या देना होगा, उसके लिए उसे प्रूफ देना होगा। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं। For on receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from the establishment during the period which she received the maternity benefit act। अब ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एम्प्लॉयर उसको अलाउ करेगा कि जब उसकी वो मैटरनिटी बेनिफिट रिसीव कर रही है उस पीरियड में वो ऑफिस ना आए। अब देखते हैं हम 5, द अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉर द पीरियड preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer to the woman on production of such proof as may prescribe that woman is pregnant, and amount due from the subsequent period shall be paid by the employer to woman within 48 hours। इसमें ये कहा गया है कि वुमेन को जो पेमेंट होगा ना, वो 2 पार्ट में दिया जाएगा। एक दिया जाएगा एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पहले, ठीक है, और एक दिया जाएगा डिलीवरी से बाद। अब देखो इसका मैं एग्जांपल समझा रही हूँ। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में क्या बताया था कि उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 30 मई है। ठीक है, तो वो 15 मई से 29 मई तक एडवांस पेमेंट एम्प्लॉयर को देनी होगी, क्योंकि वो जा रही है तो एडवांस देनी होगी। ठीक है, लेकिन उसको प्रेगनेंसी का प्रूफ भी सबमिट करना होगा। ठीक है, प्रूफ भी सबमिट करना होगा, प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ।
और अगर डिलीवरी हो जाती है 30 मई को उसकी डिलीवरी हो गई, तो उसके 48 आवर बाद, विद इन 48 आवर में एम्प्लॉयर को उसको डिलीवरी का अमाउंट देना होगा जो बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी लेडी को प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब 6 में क्या कहता है, द फेलियर ऑफ to give notice under this section shall disentitle a woman to maternity benefit or any other amount if she is otherwise entitled to such benefit or amount, and in such case an inspector may either of his own motion or an application made to by the woman order payment of such benefit within such period may be स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अब क्या हुआ कि वुमेन ना नोटिस नहीं दे पाई, और तो एम्प्लॉयर ने क्या सोचा कि ये तो नोटिस दे नहीं पाई तो मैं इसका बेनिफिट रोक लूँ। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर उसका बेनिफिट रोक लेता है या नहीं देता, तो इस केस में इंस्पेक्टर अपनी तरफ से एक्शन ले सकता है उस वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट का अमाउंट दिलवाने के लिए। आई होप आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 क्लियर होगा। अब मैं तीनों सेक्शन आपको दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सेक्शन 5A में कहा गया कंटिन्यूस ऑफ पेमेंट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कि पेमेंट का कंटिन्यूस कैसे हुआ। अगर उसमें ये मैंने ये बताया था कि अगर मैटरनिटी बेनिफिट ले रही है या तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से लेगी या ईएसआई से लेगी, दोनों एक्ट से बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 5B में मैंने बताया था अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करती है लेकिन उसकी सैलरी ज़्यादा है जो कि ईएसआई में एप्लीकेबल नहीं है और उस फैक्ट्री में ईएसआई चल रहा है, तो उसको ईएसआई के अकॉर्डिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे बेनिफिट लेने के लिए क्लेम करना होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। ठीक है, सेक्शन 6 में मैंने आपको ये बताया कि वो अपने एम्प्लॉयर को नोटिस देगी और उसको बताएगी कि मेरे को किसको मुझे पेमेंट करना है, ये मेरा लीगल हेयर को करना है, और वो 6 वीक से पहले लीव पर नहीं जा सकती, ये बताया। फिर ये बताया कि जो बेनिफिट का अमाउंट होगा, मैटरनिटी बेनिफिट का अमाउंट, वो 2 पार्ट में दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा डिलीवरी से और डिलीवरी के बाद दिया जाएगा। तीनों सेक्शन मैंने आपके क्लियर कर दिए। आई होप आपको ये तीनों क्लियर होंगे। मैं बहुत इजी वे में और बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रही हूँ। अगर आपको कोई भी इशू होता है या समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली समझाने के बाद आपको कोई इशू आएगा, क्योंकि बेसिकली क्या देखा गया है कि यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं लेकिन वो बेयर एक्ट की लाइन बाय लाइन नहीं करवाते। मैं यहाँ आपको लाइन बाय लाइन करवा रही हूँ, एक एक बेयर एक्ट। ठीक है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 7, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए वुमेन। अगर वुमेन की डेथ हो गई है तो उसमें किसको बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत ईजी है, मेरे को नहीं लगता पूरा पढ़ना पड़ेगा। पर्सन नॉमिनेटेड बाय द वुमेन, जिस पर्सन को वुमेन ने नॉमिनेट किया उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिल जाएगा। या अगर कोई नॉमिनी नहीं कर पाई, वो अंडर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो नोटिस नहीं दे पाई या नॉमिनी नहीं बना पाई, तो वो अपने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे, पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस। देखो इसमें यहाँ पे लिखा है 1000 रुपीज़। बेयर एक्ट में कुछ चीज़ें अपडेट नहीं की गई हैं, ये 1000 ना करके यहाँ पे आप 3500 कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्किंग थी, तो उस टाइम पे पता रहता था कि क्या बेनिफिट चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो आप ये 1000 कंसिडर ना करके 3500 कंसिडर करके। मेडिकल बोनस कब कब आया था, हर वुमेन को, एवरी वुमेन एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट, ठीक है, शैल बी एंटाइटल रिसीव फ्रॉम हर एम्प्लॉयर मेडिकल बोनस ऑफ ₹3500 इट no prenatal confinement and postnatal care is provided by the employer of free of charge। प्रीनेटल और पोस्टनेटल क्या होता है, प्रीनेटल होता है डिलीवरी से पहले और पोस्टनेटल होता है डिलीवरी के बाद। अगर एम्प्लॉयर उसको फ्री ऑफ चार्ज कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग उसे बोनस दे, और ये बोनस कितना होगा, बोनस होगा 3500। अब मैं आपको बताती हूँ ये बोनस कैसे कैसे आया था। देखो पहले बोनस था हमारा, सबसे पहले 250 रुपये था, ठीक है, फिर उसके बाद 2008 में ये हो गया 2500, लिख लेना आप, यहाँ जगह नहीं है। 2008 में 2500 हुआ और 2011 में ये हो गया 3500। ठीक है, और बोनस हर 3 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में इंक्रीज करती है पब्लिश करके, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर एवरी 3 ईयर। ठीक है, और इसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा बोनस का, 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9, लीव फॉर मिस कैरेज। ठीक है, इन केस ऑफ मिस कैरेज,
इन केस ऑफ मिस कैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन शैल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ में भी प्रिस्क्राइब। अगर किसी वुमेन का मिस कैरेज हो जाता है और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू किसी रीजन, और वो उसका प्रोडक्शन मतलब प्रूफ दे देती है, तो उसको 6 वीक की इमीडिएटली लीव मिल जाएंगी। जिस दिन उसका मिस कैरेज हुआ है उसके बाद, उसके एक दिन बाद ही, और मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है इसलिए, ठीक है, आपको मतलब 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ मिस कैरेज लीव मिल जाएगी। सेक्शन 9A में क्या कहता है, लीव विद वेजेस फॉर ट्यूबकोमी ऑपरेशन, ठीक है। इन केस ऑफ ट्यूबकोमी ऑपरेशन हुआ है, सब ऑपरेशन हुआ है, ट्यूबकोमी ऑपरेशन हुआ है, ए वुमेन शैल प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ, और वुमेन ने प्रोड्यूस कर दिया है, तो उसके लिए उसको क्या सी बेनिफिट मिलेंगी, उसको लिए उसको मिलेंगी 2 वीक की, 2 वीक की मिलेंगी उसके ऑपरेशन के तुरंत बाद। देखो मिस कैरेज में कितनी मिलती है, मिस कैरेज में तो मिलती है 6 वीक की, ठीक है, और ट्यूबकोमी ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए मिलेंगी उसे 2 वीक की इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली। यहाँ एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि तू आके यहाँ पर काम कर। चलो अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 10, लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड, मिस कैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन और ट्यूबकोमी ऑपरेशन। अगर इनमें से कुछ भी रीजन होता है, देखो जैसे उसको लीव चाहिए, उसका क्या हो गया, डिलीवरी हुई है और प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है, ये वाला केस प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है ना, मतलब डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट कुछ थी लेकिन उससे पहले ही एक आध महीने पहले बच्चे का बर्थ हो गया है, तो उसे क्या मिलेगा, उसे एडिशन में 1 मंथ लीव मिलेंगी, मतलब 26 वीक की तो मिलेंगी, ठीक है, जो उसका मैटरनिटी बेनिफिट है, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 7 मंथ लीव हो जाएगी उसकी, ठीक है, इसमें ये कहा गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 11, नर्सिंग ब्रेक। मैं इसे रब कर देती हूँ क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता कि कुछ लिख सकूँ, ठीक है। नर्सिंग ब्रेक कब मिलता है, एवरी वुमेन डिलीवर ऑफ चाइल्ड हु रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर सच डिलीवरी। अगर कोई वुमेन डिलीवरी के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आती है तो उसको अलाउ क्या होता है, उसको नर्सिंग ब्रेक अलाउ होता है फॉर 2 ब्रेक, नर्सिंग ब्रेक 2 ब्रेक अलाउ होते हैं, ठीक है, और जब तक का उसका बच्चा 15 मंथ का ना हो जाए। सेक्शन 15 में मैंने आपको क्या, सेक्शन 11 में मैंने आपको क्या बताया, 2 ब्रेक अलाउ होते हैं नर्सिंग ब्रेक, कब तक, जब तक बच्चा 15 महीने का ना हो जाए। अब ये देखते हैं क्रैश फैसिलिटी, यहाँ मैंने देखो 2017 लिखा हुआ है, 2017 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक मिनट में इसे रब कर दूं, यहाँ देखो मैंने 2017 मेंशन किया हुआ है, तो क्रैश फैसिलिटी 2017 में एक अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, देखो, और यहाँ पे 11A है ना, कहीं पे अगर ऐसे लिखा तो ABC जैसे, तो समझ जाओ कि वो अमेंडमेंट का सेक्शन है, ठीक है। 2017 में क्रैश फैसिलिटी आई थी, उसमें कहा गया था हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉयज, 50 और मोर एम्प्लॉय, वुमेन एम्प्लॉय नहीं कहा गया था, ये कहा गया था मोर एम्प्लॉय, 50 और 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, तो उन्हें क्रैश फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है, और उसमें क्या होगा, 4 विजिट अलाउ होंगी वुमेन को, जिसमें इंक्लूड होगा उसका इंटरवल, ठीक है, और एम्प्लॉयर को ये सब रिटर्न में और इलेक्ट्रॉनिक में, मतलब मेल में और उसके अपॉइंटमेंट लेटर में जब वो ज्वाइन करेगी उसी दिन बताना होता है, क्योंकि कई वुमेन होती हैं कि उन्हें अपने राइट्स नहीं पता होते, तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें ये सब कुछ इन्फॉर्म करें इन एडवांस एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग होती थी तो ज्वाइनिंग से पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती थी कि आपको इतना इतना बेनिफिट मिलेगा, इतनी लीव मिलेंगी, इतना अमाउंट मिलेगा, कैश फैसिलिटी मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने ज्वाइन कर लिया तो एचआर या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्स, एचआर या एम्प्लॉयर ये बोल दे कि हम बाद में बता देंगे या नहीं बताएं, अगर उसे नहीं पता तो ये गलत चीज़ है। अब मैं आपको सेक्शन 11 तक करवा चुकी हूँ, बाकी के सेक्शंस की वीडियो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए लाऊंगी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखना, शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, थैंक